Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। अपर मुख्य सचिव हेल्थ मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि जनवरी में नया वेरिएंट के डेवलप होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश दिसंबर में सभी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि जनवरी में कोरोना का नया वेरिएंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। स्कूली बच्चों के संक्रमित होने पर चिंता और भी बढ़ गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में एक छात्रा समेत 7 संक्रमित मिले। इंदौर में 4 और होशंगाबाद में 1 मरीज मिला है। इंदौर में 6वीं की छात्रा और दूसरी में पढ़ने वाला उसका भाई पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में 13 दिन में 200 केस सामने आए हैं। रोजाना औसत 15 केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 128 एक्टिव केस हैं। इधर नई गाइडलाइन के तहत होम आइसोलेशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। नए मिल रहे मरीजों को अब हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। इधर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए विदेश और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर खास चौकसी बरती जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकंड डोज हमको टाइमली पूरा करना है। अभी हम 68% लोगों को सेकंड डोज लगा पाए हैं। इस महीने हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हम अपनी सेकंड डोज पूरा कर दें, ताकि अगर वेरिएंट जो आएगा भी इससे संभावना है कि जनवरी में डेवलप होना शुरू होगा, तब ज़्यादातर पॉपुलेशन को सेकंड डोज लग चुका हो। भविष्य में किस तरीके के केस ना आए, उसके लिए सरकार तो पूरी तरीके से लगी हुई है। टेस्टिंग भी कर रही है और जो भी अगर पॉजिटिव आ रहा है उसका ढूंढ कर हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आईसीयू के बेड पर्याप्त मात्रा में है, साधारण बेड पर्याप्त मात्रा में है और इसलिए पूरी तैयारी सरकार ने एडवांस की है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को तय होगा। इसे लेकर पंचायत राज संचालनालय ने गुरुवार को सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। SC, ST, OBC और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकालकर होगा। वहीं कलेक्टर्स को कहा गया है कि आरक्षण की कार्रवाई को सूचना जिला और पंचायत कार्यालय में चस्पा कर दी जाए। बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश साल 2021 लागू कर दिया है। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है। न अभी भी हमारी आपत्ति, जो पंचायत चुनाव में अध्यक्षों का आरक्षण तो वापस से कर रहे हैं, लेकिन पंच सरपंच का जो आरक्षण है वो 2014 के हिसाब से कर रहे हैं। पूरा आरक्षण वापस से होना चाहिए। पूरे जितने भी पद है सबका आरक्षण वापस से होना चाहिए। 2014 के आरक्षण से गलत है। अभी भी हमारी आपत्ति है और अभी भी इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह करेंगे, अगली कार्रवाई करेंगे। पंचायती राज के लिए राजीव गांधी जिस तरीके से अपना क्रेडिट लेते रहे, उसी के विपक्ष में जाकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता जो है अब चुनाव से घबराने वाला काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पैरोकार है कि चुनाव जो है वो विकेंद्रित व्यवस्था से होना चाहिए, लोकतंत्र नीचे तक चलना चाहिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। परिसीमन के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की दायर स्पेशल लीव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही याचिकाकर्ता मानवेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें मानवर्धन सिंह तोमर ने मार्च 2021 में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। साथ ही प्रदेश के करीब 79 नगर पालिका अध्यक्ष और 2 महापौर पर गलत आरक्षण के लिए प्रदेश की सभी सीटों पर रोक लग गई थी, जिसे लेकर सरकार अपना जवाब पेश करने के लिए लगातार समय मांगती रही।
11 नवंबर साल 2021 को सुप्रीम कोर्ट में नगरीय चुनाव के आरक्षण पर लगे हाईकोर्ट की रोक को लेकर स्पेशल लीव याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। अब जाके जब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उनकी स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट हुई है और अगली जो तारीख दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो 6 दिसंबर 2021 है, जिसके लिए मैं जैसे कि पिटिशनर था उस याचिका में, तो मेरे लिए नोटिस इशू हो गए। तो अब 6 दिसंबर को ये देखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण बचा हुआ है कि वापस से सरकार सर्वोच्च न्यायालय पे उस स्टे को लेके गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से, जो इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने परिसीमन मामले में रोक लगा दी थी चुनाव में, निकाय चुनाव पर, लेकिन अब शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वार पहुंच चुकी है और वहां पर लीव याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव का जो मामला था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मार्च 2021 में रोक लगा दी थी। उसके बाद जो याचिका में तर्क दिया गया था कि रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया गया है और आरक्षण है वो गलत तरीके से किया गया, उसको चैलेंज किया गया था। जिसके बाद 70 नगर पालिका अध्यक्ष है और 2 महापौर के जो आरक्षण किया गया था उस पर रोक लगा दी गई थी और सरकार से जवाब भी मांगा था, लेकिन सरकार लगातार जवाब से बच रही थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बहाना सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा था। लेकिन अब स्पेशल लीव एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा पेश की गई है, जिसको अर्जेंट हेयरिंग कहा जाता है। तो सुनवाई के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने नियत कर दी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जो याचिका करता है मानवर्धन सिंह, उनको नोटिस जारी किया है और एक रवि बंसल है, यानी कि 2 याचिका थी अलग अलग, एक मानवर्धन सिंह की थी, एक रवि बंसल की थी। दोनों याचिका पर दोनों याचिकाकर्ता थे, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, उनसे पूरा जवाब मांगा गया है। 6 दिसंबर को अगली तारीख लगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो स्टे लगा हुआ था हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के द्वारा, उसके खिलाफ जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में वो चाहती है कि जो उसने आरक्षण किया है उसको यथावत रखा जाए और उसके हिसाब से नगरीय निकाय चुनाव है वो किया जाए। उसको लेकर जिस तरह से ये एप्लीकेशन जो दायर की गई थी, पिटीशन जो दायर की गई थी, अब ऐसे में देखना होगा, सबकी निगाहें 6 दिसंबर की सुनवाई पे कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट किस तरह का आदेश देता है। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो बीते 2 साल से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं है, यानी कि जितने भी जो नगरीय निकाय है वहां पर जो पार्षद थे, महापौर थे, वैकेट है, वो खाली हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करे या कुछ आदेश पारित करे, क्योंकि जिस तरह के सवाल उठाए हैं याचिकाकर्ता ने, उन्होंने कहा कि रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया, जो एक्ट है उसका पालन नहीं किया गया और मनमाने तरीके से आरक्षण कर दिया गया, उसको लेकर सवाल था और उसी को लेकर ये रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पहुंच गई है। शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भोपाल इंदौर में जल्द ही कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने जा रही है। ये सिस्टम यूपी की तर्ज पर ही होगा, जिससे लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में चल रहे हैं। जिस सिस्टम के तहत पुलिस कमिश्नर को जिला प्रशासन के करीब 14 अधिकार दिए जाते हैं और कमिश्नर सिस्टम की अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। इसे लेकर शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद अंतिम मोहर लग सकती है। सरकार ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू पुलिस कमिश्नर सिस्टम का अध्ययन कराया था, साथ ही इसे लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। इस सिस्टम के तहत कमिश्नर को गुंडा नियंत्रण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, कारागार अधिनियम और शासकीय गुप्त बात अधिनियम समेत अन्य कानूनों का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दिए जा सकते हैं। जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री तुलसी सिलावट स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरे स्टेडियम का दौरा किया। स्टेडियम परिसर में ही प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। नेहरू स्टेडियम में बारिश से हुए कीचड़ को खत्म करने से लेकर आने वाले मेहमानों की बैठक व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बड़े आयोजन के चलते आधे दिन के लिए इंदौर के आधे हिस्से के मार्गों का ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पहले पाताल पानी जाएंगे, जहां वो मंदिर पहुंचेंगे और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्टेडियम आएंगे। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, तो वोट कहां से आ गए? हाँ, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस जरूर करती है। अब तक जनजाति भाइयों को वोट बैंक ही मानते रहे। हमारा तो
शहीदों की स्मृति के लिए पर्व चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। पहले जबलपुर में हुआ, फिर भोपाल में हुआ, अब इंदौर में। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं के साथ जमीनी कार्यकर्ता भी तैयार कर रही है। इन दिनों बीजेपी का पूरा जोर संगठन और मतदाताओं में अपना प्रभाव बढ़ाने पर है। इसके लिए संगठन स्तर पर नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए अब संगठन विस्तारकों को बूथ स्तर तक उतारने की तैयारी कर चुकी है। वहीं जमीन पर सरकार और बीजेपी के खिलाफ माहौल को खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए प्रवक्ताओं को संभाग और जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए अब मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे, जो मंडल तक ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो हाजिर जवाब हो और कुशल वक्ता हो। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर निशाना साधा है। संगठन जो वैचारिक आधार पर आगे बढ़ रहा है, उसको समाज में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से दक्ष हो, प्रशिक्षित हो। हम तो ऐसा मानते हैं कि प्रतिपल शिक्षण ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। भाजपा तो अभियान आयोजन और इस तरह के उसमें माहिर है। वो मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह चेन सिस्टम भी अभी लागू करने की बात कर रही है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जिस तरह से सुनहरे सपने दिखा के बाद में फ्रॉड करके भग जाते हैं, ये भी इस तरह के सपने दिखाते हैं। अभी बूथ स्तर पर प्रवक्ता तैनात करें या कार्यकर्ता तैनात करें, जनता इनसे उब चुकी, जनता इनकी वास्तविकता जान चुकी, जनता इनसे जुड़ने वाली नहीं, जनता तो इनको सबक सिखा के घर भेजना चाहती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव एक बार फिर अपनी ही पार्टी को दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अरुण यादव खलघाट में हजारों किसानों को एकजुट कर पार्टी में उनके विरोधियों को ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं। इसके लिए अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव ने जो पोस्टर जारी किए हैं, उनमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह पंजा है ही नहीं और ना ही कांग्रेस के किसी भी नेता की तस्वीर है। पोस्टर में केवल सुभाष यादव, अरुण यादव और सचिन यादव के चेहरे हैं। हालांकि इसके पहले भी अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए खलघाट में किसानों की बड़ी सभा कर चुके हैं। कांग्रेस नेता इसे अरुण यादव का व्यक्तिगत कार्यक्रम बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे बगावत बताकर चुटकी ले रही है। यदि कुछ कर रहे हैं तो अरुण यादव कौन है? कांग्रेस के नेता। सचिन यादव कौन है? कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री, विधायक हैं। तो यदि कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस को ही फायदा होगा ना। बगावती तेवर कहाँ है? ये तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हर आयोजन राजनीतिक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भी आयोजन होते हैं। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि घर में कौन शेर होता है ये सब जानते हैं। हिम्मत है तो बाहर निकले। नसरुल्लागंज में 2 दिन पहले घूम रहे थे, आप जानते हैं नुक्कड़ सभा भी नहीं कर पा रहे थे, इतनी हैसियत उनकी नहीं थी। कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने उनकी राजनीति समाप्त कर दी है और इस बात को स्वीकार कर अब उनको घर बैठ जाना चाहिए। आइए देखते हैं बिग न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। एक दिन की इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 2+2 समिट भी अहम होगी। इसमें भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ दोनों देशों के आला अफसर भी शिरकत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ग्लेन मशानिनी ने भारत के निर्वाचन आयोग के काम की तारीफ की है, साथ ही पूरी दुनिया के लिए इसे एक उदाहरण बताया है। मशानिनी ने जोहानिसबर्ग में भारतीय महावाणिज्य दूत अंजू रंजन के कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। नौसेना दिवस के एक दिन पहले नेवी चीफ आर हरिकुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में ना तो कोरोना का खतरा कम हुआ है और ना ही सीमाओं पर चीन का, लेकिन पूरा देश इन दोनों चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने के लिए तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में दुनिया के करीब 33 देश आ चुके हैं। 27 नवंबर तक यानी हफ्ते भर पहले 11 देशों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई थी, लेकिन देखते ही देखते अब इस वेरिएंट ने 33 देशों तक पहुंच बना ली है। एक हफ्ते में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंडियन SARS-CoV-2 JK के साइंटिस्ट ने 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। कंसोर्शियम ने अपने बुलेटिन में कहा है कि इसमें फोकस उन पर रखा जाए जिन्हें ज्यादा खतरा है। कंगना रनौत को पंजाब में भीड़ ने घेर लिया और किसानों को खालिस्तानी कहने पर माफी मांगने की मांग करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कंगना ने शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि जैसे ही उन्होंने पंजाब में कदम रखा, भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। वो खुद को किसान बता रहे थे।
और आइए अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। मध्य प्रदेश में काले धन के कुबेरों का एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश एग्रो धार जिले के प्रबंधक रमेश चंद्र के करीब 6 ठिकानों पर छापे पड़े। ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमों ने ये छापेमारी की। रमेश चंद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा है कि एमपी एग्रो के टेंडर और भुगतान को लेकर धार प्रबंधक रमेश चंद्र के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज की गई है और ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमों ने एक साथ धार के 168 त्रिमूर्ति नगर, धार एमपी एग्रो ऑफिस, आलोक नगर इंदौर, शाजापुर और भोपाल के चूना भाटी स्थित 215 सी चिनार वुडलैंड पर छापेमारी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक अभी तक करीब 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अभी बैंक खातों और लॉकर की भी जांच की जा रही है। रमेश चंद पाटीदार हैं जो धार में एमपी एग्रो में प्रबंधक के रूप में 2008 से पदस्थ हैं। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, तो हमारी टीम ने यहां रेड किया है और अभी हम कार्रवाई हमारी अभी चल ही रही है। एक भीषण सड़क हादसे में टीकमगढ़ पुलिस के 3 जवानों समेत 5 की मौत हो गई। यह हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ। मृतकों में एक महिला आरक्षक भी शामिल है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। दरअसल टीकमगढ़ की बुडेरा थाने की पुलिस किडनैप हुए नाबालिग को लेने के लिए हरियाणा जा रही थी। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर सुबह 4:30 बजे उनकी जीप का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराने के कारण ये दुर्घटना हुई है। हादसे में बुडेरा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक भवानी प्रसाद, महिला आरक्षक हीरा देवी प्रजापति, आरक्षक कमलेंद्र यादव के साथ ही वाहन चालक जगदीश यादव और ग्राम रक्षा समिति सदस्य रवि रैकवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जीप में सवार किडनैप हुए नाबालिग के परिवार के 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। एसपी प्रशांत खरे ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक परिजनों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।